बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और अपने आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज आपसे मुलाकात थोड़ी सा देर से हुई है, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पे हम वक्त पे आपसे नहीं मिल सके, मगर वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो हम बिल्कुल सही वक्त पे और सही टॉपिक पे बात करने के लिए आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अहम है, इसमें बहुत सारे लोगों की रहनुमाई हो सकेगी। और हम बात करने वाले हैं आज कंस्ट्रक्शन के शोबे के हवाले से। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि आज से उसे अलाउ कर दिया गया है कि कंस्ट्रक्शन के सेक्टर पे काम किया जा सकता है, और उसे ओपन किया जा रहा है, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी खोलने के बारे में हमने खबरें सुनी हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है और इससे कितना हमारा फ़र्क पड़ सकता है, कितने % लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये बंद रहने की वजह से क्या क्या मामलात ख़राब हुए हैं। रियल एस्टेट के बिज़नेस में जो पिछले कुछ अरसे से एक मतलब अच्छे हालात नहीं चल रहे थे, बुरे हालात का सामना कर रही थी ये पूरी इंडस्ट्री, तो ये गवर्नमेंट की इस दफ़ा की इस कोशिश के बाद से आगे मुस्तकबिल में क्या नज़र आता है, इस हवाले से और इन पहलुओं पे बात होगी। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, ये एक रियल एस्टेट एसोसिएशन से कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एसोसिएशन है डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स कराची। यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट जनाब नूर अब्रेजो साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, खुश हैं माशाअल्लाह। दोस्त अहबाब अजीज़ व अक़ारब सब कोरोना वायरस से सब महफूज हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है अभी तक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे साथ नूर अब्रेजो साहब के साथ साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये डेफ्टलेरिया, ये जो एसोसिएशन है, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब फैसल हनीफ साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप भी बताएं अजीज़ो अक़ारब, सारे दोस्त अहबाब एम्प्लॉयज सब माशाअल्लाह सब खैरियत से? शुक्र है, एहतियाती तदबीर कर रहे हैं। क्लाइंट्स खैरियत से हैं? क्लाइंट्स भी खैरियत से हैं। अच्छा चले माशाअल्लाह, अच्छी बात है। नूर साहब, आपसे मुझे ये बताइए कि हुकूमत की जानिब से ये जो बयान आया है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको खोला जा रहा है, और इससे रिलेटेड और इंडस्ट्रीज़ हैं इनको भी खोला जा रहा है, तो इसमें एक तो ये मजदूर से लेके इंजीनियर तक, और ये कारपेंटर से लेके वो एक हार्डवेयर की शॉप तक, ये मेरा ख्याल सारे इदारे खुल जाएंगे अभी। तो इससे जो बेरोजगारी और जो इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में जो एक आम आदमी की जो कमर टूट रही थी, उससे कितना कुछ फायदा हो सकेगा उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदद किया। बिल्कुल, आपको पता है कि रियल एस्टेट जो होती है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, वो इंजन ऑफ इकोनॉमी होती है किसी भी कंट्री की। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले, क्योंकि 2016 से अभी तक जो है रियल एस्टेट में एक कियोटिक सी सिचुएशन बनी हुई थी, लोग काफ़ी परेशान थे। उसके बाद जो है हम अप्रिशिएट करेंगे इमरान खान साहब को, जिसने इस पे इनिशिएटिव लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको पता है कि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। 68% रेवेन्यू जो है कराची जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान का। और हमारी रियल एस्टेट्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो दूसरी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं वो तकरीबन 72 के करीब हैं। अच्छा, जी हाँ। तो आप ये समझिए कि एग्रीकल्चर के बाद जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमारा होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो अभी चीजें की है, क्योंकि अभी एसआर हुआ है, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए उस पर अभी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मतलब अभी तक ये नोटिफिकेशन क्लियरली अभी तक आज तक नहीं आया है। तो ये आपके पास जो सोर्स है वो अभी तक सिर्फ न्यूज चैनल और मीडिया के जरिए आपको खबर पहुंची है कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको खोला जा रहा है? जी जी जी। ऑफिशियली कुछ नहीं अभी तक? ऑफिशियली हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं आया है, इसलिए सिर्फ जो टीवी चैनल्स पे या जो इमरान खान साहब ने बोला है वो पता है कि जी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, जो इनकम टैक्स का क्लास है 111 वो उस पे जो है किसी से भी नहीं पूछा जाएगा, जो भी पहली प्रॉपर्टी लेगा उस पे कोई टैक्सेस नहीं होंगे।
तो अभी ये बहुत से लकुनात, बहुत से चीजें हैं जो अभी क्लियर होनी है, जो हमारे सामने अभी क्लियर होके नहीं आई है। हाँ। अच्छा फैसल साहब, आप ये बताइए कि इस हवाले से इस नुक्ते पे तो हमें बात करनी ही करनी है। जो अभी नूर साहब बता रहे थे कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा, इनकम टैक्स, ये जरा अगले हिस्से में इस बारे में तफसील से बात करते हैं हम लोग। मगर ये बताइए कि इन मौजूदा हालात में जो रियल एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनका कैसे गुजर बसर हो रहा था? क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है और ऑफिसेज भी जो डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके में जो देखे हैं, बड़े अच्छे आलीशान ऑफिसेज भी बनाए हुए हैं, किराए भी पड़ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, मुलाजिमों की तनख्वाहें भी होंगी और भी बहुत सारे अखराजात। तो अभी इस वक्त किस तरह काम चल रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया। नवाजिश। देखें, इस वक्त तो चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉकडाउन किया हुआ है, तो सारे हमारे जितने रियल एस्टेट के ऑफिस है बंद है। हम हमेशा गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी एसआर होता है, उसकी पासदारी करते हैं। इसलिए हमने अपने तमाम मेंबर्स को बोला है कि ऑफिसेज जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नया नोटिफिकेशन ना आ जाए, ऑफिसेज बंद रखे जाएं। जब ऑफिस ही बंद होगा तो नेचुरली काम तो हो ही नहीं सकता। काम पहले बुरानी कैफियत का शिकार था और अब तो टोटली इस वक्त बंद है, फ्रीज है। नहीं तो ये जो बुरानी कैफियत थी वो तो अभी इस खबर के बाद कुछ थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। लोगों का वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ और रियल एस्टेट की जानिब, वो मेरा ख्याल आपने देखा होगा बेहतर अभी पिछले कुछ दिनों में, जब से ये टीवी पे खबर चलना शुरू हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज का अनाउंस किया है, बड़ा खुश आइंदा है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। इससे बहुत बेहतरी की उम्मीद है। देखिए, दूसरा कंस्ट्रक्शन जो है वो रियल एस्टेट से अटैच है। कंस्ट्रक्शन बेसिकली रियल एस्टेट का पार्ट 2 है। रियल एस्टेट चलता है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन चलेगी और उससे रिलेटेड हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज है फिर वो चलती हैं। तो पैकेज तो अच्छा है और उम्मीद है कि ये कामयाब होगा। और बल्कि हमारी तो गवर्नमेंट से दरखास्त है कि रियल एस्टेट के को भी इसमें शामिल किया जाए। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज है और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन अटैच है, तो उसमें रियल एस्टेट के लिए भी कोई पैकेज साथ अटैच करके इसका एसआरओ दिया जाए। ठीक है, रियल एस्टेट का पैकेज कैसा होना चाहिए? क्या मतलब जो रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं, ये तो मेरा ख्याल है कमीशन एजेंट्स होते हैं ना? जी बिल्कुल। तो इनको क्या पैकेज मिलना चाहिए कि कमीशन 1% क्लाइंट से, 1% हुकूमत से, कुछ ऐसा पैकेज? नहीं, पैकेज ये मिलना चाहिए कि देखें, रियल एस्टेट एजेंट जो होता है बेसिकली वो बैकबोन है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो रियल एस्टेट सेक्टर, हम रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू हुआ है। ठीक है। मुल्क में जो फॉरेन रेमिटेंस आई है वो रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू आई है। ठीक है। तो हमें जिस तरह बाहर के मुल्कों में दुबई में रीरा है, इस तरह एक अथॉरिटी बनाई जाए और हमें लाइसेंस दिया जाए ताकि हमारा कमीशन लीगलाइज हो। दुनिया में रियल एस्टेट का 2% कमीशन होता है, ताकि जो भी डील हो, जिस तरह हम दूसरे टैक्सेस भरवाते हैं, कोई भी डील हम फाइनलाइज करते हैं तो गवर्नमेंट के, सूबाई और वफाकी हुकूमत के सारे टैक्सेस हम पे कराते हैं तो वो डील फाइनल होती है। इसी तरह हमारा कमीशन भी लीगलाइज हो, इसके लिए भी गवर्नमेंट को अथॉरिटी बनाए। अच्छा, वो लीगलाइज नहीं है? नहीं, वो लीगलाइज नहीं है। वो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बायर और सेलर के साथ, ऐसा है कुछ? देखिए, कमीशन तो हमारा तय है, लेकिन उसमें फिर हमें बहुत मसाइल आते हैं। तो अगर गवर्नमेंट एक चीज को, जैसे बहुत सारे टैक्सेस है, सीवीटी है, एडवांस टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, ये फिक्स है। इसी तरह इसकी भी जो लीगलाइज जब कर देंगे तो हमें भी एक तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और लाइसेंस होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। अच्छा 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 सर, ये मेरा ख्याल रियल एस्टेट रेगुलेटरी के बारे में बात कर रहे हैं, रीरा। जी जी बिल्कुल। तो ये इसका तो पाकिस्तान में भी अभी हाल ही में जिक्र सुना है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी, इसका क्या अभी इस पे काम हो रहा है, लेकिन अच्छा, हो रहा है लेकिन अभी तक उसको फाइनल नहीं किया गया। देखें, हम क्यों चाहते हैं कि रीरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है? उसकी वजह यह है कि आज तक कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहां से हमें मालूम हो सके कि कोई भी बड़ा डेवलपर आता है, क्या प्रोजेक्ट लेकर आता है, कितने एकड़ पे लेकर आ रहा है। इसके ना होने की वजह से हमें बहुत एक अजियत सी कैफियत से गुजरना पड़ता है, हमारे एजेंट्स को गुजरना पड़ता है, हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनको गुजरना पड़ता है, इसलिए कि उनको पता नहीं होता कि ये कितने एकड़ पे है, कोई सोसाइटी अथॉरिटी आ रही है, उसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती और कोई ऐसा इदारा पाकिस्तान में है नहीं जहां से हम ये इंफॉर्मेशन ले सके। सही सही। तो इस वजह से कराची की मैं बात करूंगा, क्योंकि हम, जैसे आपने बोला, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एसोसिएशन है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब है और सब NTN होल्डर हैं, सब टैक्स देते हैं। तो इसीलिए जितनी भी सोसाइटीज या इधर अथॉरिटीज आती हैं,
वो सारी कराची की इस वक्त अंडर लिटिगेशन है, कोई भी क्लियर नहीं है। अभी आपने देखा होगा चीफ जस्टिस ने पीएनटी कॉलोनी हो गई, दिल्ली कॉलोनी हो गई, पंजाब कॉलोनी में बोला कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको गिराए। अब इसी तरह जो दूसरी सोसाइटियां बन रही हैं, कल को ऐसा उनमें अरबों खरबों रुपए लोगों के लगे होते हैं, तो कल को वो बोले जी उनको भी डेमोलिश करे, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो इस वक्त हम चाहेंगे कि इस पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत सीरियसली इसको एड्रेस करे, और ये हमारे सर ये इलीगल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको थोड़ा तफसील से बताना पड़ेगा। ये कौन सी इलीगल प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हैं जो लोग खरीदने जाते हैं तो आगे मतलब वो मतलब पहले से कोई बिक चुकी होती है, या एक प्रॉपर्टी को बार बार बेच देते हैं कुछ, या जिस तरह के, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, हमारे तरह आपको पता है शो की मजबूरियां भी होती हैं, तो एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और आज हमारे साथ डेफ्टलेरिया से मेहमान मौजूद हैं। ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स है कराची, और यहाँ से हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं इनके, नूर अब्रेजो साहब, और जनरल सेक्रेटरी जनाब फैसल हनीफ साहब हमारे साथ हैं। वक्फे से पहले इनसे हम ये कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के हवाले से जो खबरें सामने आई हैं उस बारे में बात हो रही थी कि किस हद तक जो है ये फ़ायदेमंद है, और इसके ऊपर किस तरह काम होना चाहिए अभी आने वाले दिनों में, इस पर बात कर रहे हैं हम लोग। वक्फे से पहले नूर साहब से बात हो रही है। नूर साहब, आप बता रहे थे गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन जो है वो मेरा ख्याल है कि एक आम शहरी से ज़्यादा एक बिल्डर जो है ना वो ज़्यादा करता है। क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो देख रहे होते हैं वो बड़ी सोसाइटीज़, बड़ी अथॉरिटीज़ देख रहे होते हैं। आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन अभी तक हमने बहुत कम देखे हैं जो भी काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। खासकर डिफेंस और क्लिफ्टन में जो लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर एनओसीज वो 20-20 जगह से बिल्डर लेता है। नीचे का एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, उसके तहत आप कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर डीएचए सकते। क्लिफ्टन के अलावा ओवरऑल अगर इस इंडस्ट्री की बात की जाए, पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की जाए, तो उसमें अभी जैसे एक आम बिल्डर है किसी इलाके का, उसने कोई 6 मंजिला या कोई 8 मंजिला जो है ना कोई इमारत बनाई है, और उसमें वहां पर तो इतनी बिल्डिंग ऊंची बनाने की इजाजत ही नहीं थी, वो तो 3 मंजिला बनानी थी, उसने 6 बना के भेजनी ऊपर की भी। अब वो एक बिल्डर था ना, वो आम शहरी तो बेचारा उसमें नुकसान हुआ। अब थोड़े से और बड़े लेवल पे देख लें, एक साहब है उनके पास जगह जो है वो टोटल 10,000 एकड़ है, 50,000 एकड़ बेच दी गई है, 40,000 एकड़ बेच दी, 12,000 बेच दी, ठीक है। तो वो भी कौन है? बिल्डर ही तो है ये। जी, आप बैरिया टाउन की शायद बात कर रहे हैं। मिसाल दे रहा था, ऐसे केसेस होते हैं, वो डिफरेंट सोसाइटीज के हवाले से होते रहते हैं। हाँ, उनका भी केस, इसी किस्म का केस ही मेरे ख्याल सामने आया था जिसका वो पे भी जी हाँ, उसका भी बहुत ही इस वक्त जो है वो चला है। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जो है 460 बिलियन रुपीस पेनल्टी डाली, जो उन्होंने ज़मीन कम कीमत पे ली गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, और वो अभी तकरीबन 2.5 अरब मंथली उनको देना पड़ रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे लोग थे, जो हमारे इन्वेस्टर थे, वो बुरी तरह उधर फंस गए हैं। बस इस तरह गए कि उन्होंने जो जगह दिखा के उनको जमीन दी गई थी, आज वो जमीन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उधर। तो देखें ना, लॉकडाउन में कितनी मुश्किल हो रही होगी। उन्होंने अरब रुपया मेरे ख्याल महीने की किस्त देनी है, और वो बंद पड़े हुए दफ्तर। जी हाँ, ये तो इस वक्त बहुत पाकिस्तान को, खाली कराची से मैं समझता हूँ कि 10 से 15 अरब डेली का नुकसान हो रहा होगा इस लॉकडाउन की वजह से। और हमारी भी जो है वो, हमें भी बोला गया है कि जी आप अभी खोल नहीं सकते, बहरिया खोल सकता है, आप नहीं खोल सकते। तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम भी जो, हम देखें, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और कोई भी चीज़ हम गवर्नमेंट के कहने के अगेंस्ट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हमें भी परमिशन दें। हमसे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 15 से 20 लाख
लोग और उनकी फैमिलीज अगर आप लगाएं तो 50 लाख से ऊपर ये लोग हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का मेरा ख्याल है कि वो इतना ज्यादा असूल लागू भी नहीं होता। जी हमारे यहाँ तो बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हम जो SOP जो गवर्नमेंट ने बताया उस पर हम काम करेंगे। और हमारे पास तो इतनी भीड़ नहीं होती, हमारा तो क्लाइंट जो होता है वो बहुत ही 2 या 4 लोग आते हैं ऑफिस में का जो डायरेक्ट काम करते हैं, प्लस हमारा विजिट होते हैं, शॉप हो गई, फ्लैट हो गया, घर हो गया, उसका दूर दूर होता है, सिटिंग प्लेसमेंट्स होती हैं। जी जी होती है। तो बस मैं आपकी तवज्जो से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अलो करें, क्योंकि हम जो हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मेजर पार्ट है। हमारे इन्वेस्टर आएंगे, हमारे लोग आएंगे तो पाकिस्तान में पैसा आएगा। इमरान खान ने जैसे इस इतने मुश्किल टाइम में जो डिसीजन लिया है, मैं समझता हूं कि वो कमेंडेबल है। और हमें अलो करें, चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अप्रोक्सीमेटली $200 बिलियन का कर्जा है और इंशाल्लाह उसमें मेजर पोर्शन जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट जो है वो प्ले करेगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम जो पाकिस्तान का मुश्किल टाइम है उसको हम इसमें से निकालें। वाह क्या बात। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह के इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है जिससे मुस्तकबिल में बड़े अच्छे जो है ना सम्राट सामने आ सकते हैं, सही है, मगर इसके साथ एक जो टर्म है ना वो कि आपसे पूछा ही नहीं जाएगा कि आप पैसे कहाँ से आए आपके। ओके, इसको हम डाइजेस्ट करते हैं 1 मिनट के लिए। मुझे यह बताइए कि इसके मुस्बत और मनफी असरात क्या हो सकते हैं इस ये स्टेप लेने के बाद, क्योंकि पैसा जो है वो अब लोगों के पास लगाने के लिए कुछ है, कोई एक जगह है। जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए इसमें जो हुकूमत ने कहना है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा ये पैसा कहाँ से आया, इसकी डेट 31 दिसंबर है, लेकिन एक्चुअली तो SRO के बाद पता चलेगा। ये ताजरों के पास, बिजनेसमैन के पास या किसी के पास जो सियासतदानों के पास भी हो सकता है, सियासतदानों के पास भी हो सकता है, नहीं है। अच्छा है। तो जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ है वो जो घरों और लॉकरों में पड़ी है, बेसिकली वो जो वाइट नहीं करा सके और ताजरों ने कमाया है, वो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ जब इसमें इन्वेस्ट होगी वो फिर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बन जाएगी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा है कि उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, वो पैसा डिक्लेयर हो गया, इकोनॉमी का पार्ट भी बन गया और फिर रोलिंग में आ गया। अब जब रोलिंग में आएगा, नेचुरली रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू कोई प्लॉट लेगा, घर बनाएगा, साथ इंडस्ट्री का माल बिकेगा और गवर्नमेंट को भी पूरा टैक्स मिलेगा, तो मईशत का पहिया चलेगा। अच्छा, तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट ने की ये उन्होंने एक फेवर दी है, एक पैकेज दिया है कि आपसे पूछ कुछ नहीं होगी, इसकी हमें बहुत अशद जरूरत थी। देखिए दुनिया में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दुबई की मिसाल आप ले लें। दुबई में जब फ्री पोर्ट हुआ और वहां पे एक फ्री जोन किया इन्होंने, तो उसके बाद पूरी दुनिया से पैसा है, उन्होंने नहीं पाई कहां से आया। जब पूरा डेवलप हो गया, अब उन्होंने 100% उसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया है। अच्छा ठीक है, यानी कि स्टार्ट में अगर इंटरनेशनली अगर बाकी मॉडल्स देखे जाएं तो वो इसी तरह की पॉलिसीज मिलती हैं आपको, ये कोई बिल्कुल नया अनोखा काम नहीं है। नहीं, और हमारे यहाँ तो फिर भी देखे ना, जो भी है प्रॉपर्टी लेता है वो एंटीन होल्डर है, वो ऑलरेडी FBR में रजिस्टर्ड है। सही, हमारे सही। हम खुद स्टेट एजेंट जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी एंटीन होल्डर हैं सारे। तो ये तो सिर्फ वो एक पैसा जो कमाया हुआ है, उन्होंने बिजनेस से कमाया है और अनडिक्लेयर है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया जो बहुत ही खुशाइन पैकेज है और मैं समझता हूँ ये मुस्बत है, इसका मनफी पहलू कोई नहीं है। अलबत्ता इसमें कुछ चीजें अगर गवर्नमेंट ऐड कर ले तो ये और बेहतर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, एक तो रियल एस्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, हमें लाइसेंस दिया जाए। ठीक है, अब जब लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट होगा तो दुनिया में उस पर एतमाद भी किया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगी। सही है। दूसरा, बिल्डर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए जिसमें वो चेक कर रहे हैं कि जितनी जमीन है वो उतने प्लॉट बेचे, जितनी जो बिल्डिंग बना रहा है उसको टाइम पे कंप्लीट करे, ठीक है, ताकि जिसने बुक कराया है उसको उसका पोजीशन मिले। क्योंकि माजी में कुछ ऐसी सूरत हाल रही है कि बहुत सी जगहों पे कुछ बिल्डर्स अधूरे प्रोजेक्ट छोड़ के चले गए, तो अब जो जिन्होंने बुक कराया था वो नेचुरल स्टेट एजेंट्स के थ्रू बुक कराया, वो हमारे पास आते हैं, अब हम उन्हें क्या जवाब दें, बिल्डर तो चला गया। तो गवर्नमेंट जिस तरह दुनिया में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो बिल्डर को चेक करती है और एस्क्रो अकाउंट होता है कि जितने पैसे वो बुक कराता है उस एस्क्रो अकाउंट में डाले जाते हैं, फिर हुकूमत जैसे जैसे बिल्डर काम करता है उसको वो पैसे जारी करती है। सही 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 सही, ठीक है। अच्छा अभी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त पिछले कुछ अरसे से जो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े परेशान थे,
वो मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जो लड़के बेचारे जिन्होंने जो काम करते थे, कई मेहनत करके उन्होंने अपने दफातर वगैरह बनाए, अपना सारा सेटअप उन्होंने सही किया, गाड़ी वाड़ी ली अपना एक, और अचानक से सब कुछ उनके पास से वो गायब हो गया और वो बड़े परेशान कि अब हम इस उम्र में सारी जिंदगी लगा के इस फील्ड में और अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं, सामने करें तो क्या करें। तो सिर्फ इस खबर के सुनने के बाद से ही कुछ हालात आपको बेहतर नजर आना शुरू हुए? जो क्लाइंट्स वगैरह जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, कुछ होप जो है वो आई है? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त मार्केट बनने जा रही, वो इंटरनेशनल मार्केट बनने जा रही है सीपेक के बाद। ओके। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो जितना हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं उतना वो भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। बिल्कुल सही है। तो उनकी जो भी सेविंग्स होती है, उनकी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होती है कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जाए। बेशक ऐसा है। और उसके लिए हमें जो है वो रास्ते प्रॉपर तलाश करने हैं। वो रास्ते क्या हैं कि जी आप जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी फैसल भाई ने बोला कि जी बनानी चाहिए, इसी तरह जो है एस्क्रो अकाउंट भी बिल्डर के लिए होना चाहिए ताकि हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके कि भाई ये जो कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है ये टाइम पे कंप्लीट होगा और आपकी पेमेंट जो है वो सिक्योर है। क्योंकि अभी जो ये सिचुएशन बनी है, जैसे मैंने पहले कहा कि जितनी भी कराची में सोसाइटीज हैं वो सारी अंडर लिटिगेशन है और इसको इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी की ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेरिया के अंदर है। वो इस वक्त इनसिक्योर, पूरे ब्लॉक्स भी हैं वहाँ पे ओवरसीज के लिए बना। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी फिलहाल कोई हुकूमती इदारा कोई ऊपर नजर रखने वाला नहीं है? कोई अभी तक कोई कुछ भी नहीं है? अपनी मदद आपके तहत हो रहा है सारा कुछ? बिल्कुल कोई नहीं कर रहा। स्टेट विद इन स्टेट है। आम बिल्डर के लिए 20 एनओसीज वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लेना होती है, लेकिन बैरिया के लिए कहीं से भी कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और हमारे साथ आज नूर अब्रेजो साहब और फैसल हनीफ साहब मौजूद हैं। डेफक्लेरिया से इनका ताल्लुक है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से अभी हाल ही में जो हमने खबरें सुनी उस बारे में बात हो रही है। अभी तक उसकी कोई वाज़ेह तौर पे जो है ना वो कागजी शक्ल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पास नहीं पहुंची है, मगर इस हवाले से खुश आइंद जो बातें हैं उन पे बात हो रही है। सर ये बताएं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो पैकेज अनाउंस किया गया है, जो अभी तक हमें पता है, वो उसको कामयाब कैसे बनाया जा सकेगा? हमने ये देखा है कि हमारे मुल्क में कभी कभी बहुत कमाल आउटस्टैंडिंग जो है ना वो ऐलानात होते हैं और वो उस तरह उनके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए होते हैं शुरू में। तो इस पैकेज को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है हुकूमत की कोशिश से और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की कोशिश से? देखिए फहीम साहब, इस पैकेज की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पे है कि बैंक का प्रॉफिट रेट कम किया जाए। अभी 10-12% बैंक देता है। तो 1 करोड़ पे अगर किसी को 1 लाख बैंक दे रहा है तो वो उससे निकाल के इस पैकेज में नहीं लगाएगा। जब बैंक प्रॉफिट रेट 5% पे 3 से 5% पे लाया जाएगा, फिर वो उससे विड्रॉ करके ज़ाहिर है इसमें किसी में बिल्डअप प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे और जब कंस्ट्रक्शन में आएगा तो पूरे मुल्क का पहिया चलेगा। तो इसकी बुनियाद जो है ना वो बैंक प्रॉफिट रेट को कम करना है। जब तक वो कम नहीं होगा ये पैकेज कहीं से कामयाब नहीं हो सकता। और यही अल्लाह और उसके रसूल ने भी कहा है कि ये अल्लाह से जंग है सूद। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत को, वज़ीर आज़म साहब को यही कहूँगा कि इस पे तवज्जो दें और बैंक इंटरेस्ट रेट कम करें ताकि ये पैकेज कामयाब हो। एक तारीखी पैकेज है, बहुत मुस्बत पहलू है इसके, लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार बैंक प्रॉफिट रेट पे है। मेरा ख्याल है कि ये तारीख में पहली दफा पाकिस्तान में कोई इतनी बड़ी सपोर्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जा रही है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो है, मतलब इतना एक विजन के साथ ये पैकेज दिया गया है। और इससे देखिए मुख्तलिफ सेक्टर्स और बीसीओ इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, रियल एस्टेट चलेगा, जो भी देखें कंस्ट्रक्शन होगी, सेल परचेज होगी, बुकिंग होगी, वो रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू होगी। फिर बिल्डर उसको बनाएगा, 72 इंडस्ट्रियों का माल बिकेगा, गवर्नमेंट को, सूबाई वफाकी हुकूमत को सारे टैक्सेस मिलेंगे। फिर नेचुरल एक बंदा कमाता है वो खर्च अपने मुल्क में ही करता है। तो पैकेज तो बहुत अच्छा है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बोलूं कि दुनिया में आप जब भी कोई फ्रेंडली माहौल बनाते हैं, ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो कि लोग आए, लोग ये फील करें कि यार हमारा जो
इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रॉपर हाथों में जा रही है, वो हमारी हाईजेक नहीं होगी, वो हमें इस पे प्रॉफिट मिलेगा, हम इसको आगे किस तरीके से लेके जाए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये जो इनिशिएटिव लिया है, लेकिन इसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है। बेहतरी इस तरह है कि गेन टैक्स, एक कैपिटल गेन टैक्स है जो तकरीबन 20% है, उनको कम करके दुनिया में कहीं भी इतने टैक्सेस नहीं लगाए जाते। और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में डुअल, हम जो है डुअल टैक्सेशन में, हम प्रोविंसेस को भी देते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट को भी देते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्सेस कम करे, और जो प्रॉपर्टी आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेड हो, तो आप जितना टैक्सेस कम करेंगे लोग अपने पैसे लगाएंगे। और ये देखें, ये कानून गवर्नमेंट बनाती है, 73 साल से हमने कुछ नहीं बनाया, जो गवर्नमेंट हमें लिख के दे देती है हम वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। सही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस कम करे, प्रोविंसेस को चाहिए जो डीसी रेट है उसको कम करे, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाए कि इधर पैसे लेकर आए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि दुबई या दुनिया में कहीं भी इतना जो है वो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं है जितना पाकिस्तान में है। अगर इसको गवर्नमेंट मजीद बेहतर करे तो मैं समझता हूँ जिस मुश्किलात से इस वक्त गवर्नमेंट गुजर रही है, हमारे एक्सटर्नल डेट बढ़ते जा रहे हैं, सारी चीजें, तो ये सब चीजें जब ऐसी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगी बिजनेस की तो लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। देखिए इमरान खान ने सबसे ज्यादा इस फील्ड को क्यों चुना, इसलिए चुना कि मेजॉरिटी जो लोग पैसे लगाते हैं पाकिस्तान में वो रियल एस्टेट में लगाते हैं। जी, और वो दबा हुआ पैसा जो है, जो लोग नहीं शो करना चाह रहे, वो किसी तरह बाहर आए, वो पैसा ऐसे घूमे लोगों तक, मतलब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। सर देखें, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज के हवाले से बात कर रहे हैं, हम इसकी खरीदो फरोख्त के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर इसमें अच्छे मुनाफे की बात कर रहे हैं, तो किसी भी जायदाद की जो खरीदो फरोख्त है ना, उसमें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसी टेंशन्स जो है ना वो क्रिएट होती हैं एक ख़रीदार के लिए। जिस तरह ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर्स का जो है ना वो मतलब हमें यहाँ पे लैकनेस नज़र आती है कि ये भी शोबा जो है ना ये मजबूत होना चाहिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये जो ट्रांसफर्स वगैरह जो है ये ट्रांसपेरेंट होती हैं और बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं पेश आती किसी को? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें, एक जो भी अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदने आता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो या अपने इस्तेमाल के लिए हो, उसको पहले एक एतमाद चाहिए होता है कि जिस इदारे से मैं ले रहा हूँ वो इदारा ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर करे। ये ना हो कि एक प्लॉट 6 बार बिक चुका हो। तो उस सिलसिले में अभी तक जो जब से हमने ये बिजनेस शुरू किया है, पाकिस्तान में DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जिसका ट्रांसफर बहुत ट्रांसपेरेंट है, और फिर वहाँ जो प्लॉट की लोकेशन दी जाती है एंड तक वही लोकेशन रहती है। चाहे प्लॉट 10 बार बिक चुका हो, लेकिन आखिरी कंज्यूमर जो घर बनाता है उसको भी वही लोकेशन मिलती है। तो DHA अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पे किसी किस्म की आज तक ना लोकेशन चेंज हुई है, ना ही ट्रांसफर में कोई इशू आया है। तो इसी मॉडल को अप्लाई करना चाहिए बाकी जगहों में? बिल्कुल इस मॉडल को अप्लाई करना चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब दुबई में बूम आया था तो खलीजी रेस्टों ने भी आके यहाँ जो DHA का ट्रांसफर प्रोसेस था उसको फॉलो किया। अच्छा, बिल्कुल। ओके। पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड है। इकबाल ने कहना जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बात सही है। तो ये मॉडल जो है उन्होंने अपनाया, और पूरे पाकिस्तान की जितनी हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको DHA का जो ट्रांसफर प्रोसेस है ये अपनाना चाहिए। बल्कि इस पैकेज में अगर ये बात भी लागू की जाए तो एक बहुत कामयाबी होगी इसमें। तो वो जब DHA का नाम आएगा तो फिर एक अलग तनकीद शुरू हो जाएगी कि ये देखें ये आर्मी की सोसाइटी है, उस तरीके कार को अपनाया जाए, उस तरीके कार को अपनाया जी जाए। बिल्कुल, वो एक अच्छा पूरा बना हुआ। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि आपने ये जो आप एसोसिएशन है, एक उसके प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान की एक बड़ी एसोसिएशन है रियल एस्टेट एजेंट्स के हवाले से, क्या विजन क्या है आपका कि आप ये जो शोबा है रियल एस्टेट वाला, इसमें जो जितने भी एजेंट्स हैं इनको मतलब आप क्या सहूलियात आप चाहते हैं कि आपकी सदारत में इन तक पहुंचें और ये फवायद हासिल करें? देखिए, जैसे कहते हैं ना, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। तो हमारी रियल एस्टेट का जो नंबर 1 हमारा इमेज बिल्डिंग है कि हमारे पास सबसे पहले जो कोई भी चीज बंदा खरीदने आता है वो पहले रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है। तो रियल एस्टेट एजेंट एजुकेट होना चाहिए, उसके पास 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि
किस इलाके में किस जगह पे उसके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, उसको इन्फॉर्मेशन 100% होनी चाहिए। प्लस मेरा जो अपना विजन है, जो मैं चाहूँगा कि अपनी कम्युनिटी के लिए करूं, तो मैं चाहूँगा कि जो रोजगार, जैसे आपने बोला कि जी वो लोग जो इस वक्त इतनी अच्छी ऑफिसेस बनाई, अब वो उस पोजीशन पे आ गए हैं कि जी वो गाड़ी बेच रहे हैं, ऑफिसेस बंद कर रहे हैं। तो तीन लोग मिलके उनका ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ अपना ऑफिस, तू भी छोड़ रहा है, हम तीनों मिलके एक ऑफिस ले लें, 3 टेबल पे बैठ जाए। मैंने ये ऐसा भी देखा है। बिल्कुल सही। उसकी वजह जो है वो कारोबार का ना होना, कारोबार में गलत चीजों का आ जाना, कारोबार में बेईमानी में बात कर रहा हूँ, जैसे सोसाइटीज की हम बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के उनके क्लाइंट्स जो है वो उस जगह पे फंस गए हैं जहां से वो निकल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से इमेज जो है उन लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा। हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट उसमें हमारी हेल्प करे, जैसे रीरा हुआ, बिल्डर्स के लिए एस्क्रो अकाउंट ले आए, ताकि हम अपने लोगों को, हम अपने इन्वेस्टर्स को, हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। और मेरा ये है कि जो लोग 4x4 का ऑफिस लेके बैठा हुआ है, वो बड़ा ऑफिस बनाए, उसकी कारोबार इतना वसी हो, अपनी फैमिली आप चाहते हैं कि सारे तरक्की करें, सारे तरक्की, है ना, वो मतलब उनका जो तर्ज जिंदगी है वो और बेहतर हो, खुशहाल हो। जबरदस्त सर, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और सर आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फैसल साहब, नूर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब आज हमने सोचा कि इस हवाले से जो भी ताज़ा तरीन मालूमात है वो आप दोस्तों तक पहुँचानी चाहिए। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में जो आपकी राय है वो हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।